Bismillahirrahmanirrahim. This is our first session of the Reliability and Maintenance Management course. We are following the Bindaya book, so this session would correspond to the first chapter of the book. The title is Introduction. Engineered objects हमारे हर तरफ हमें नज़र आते हैं, चाहे हम अपने घर में देखें तो बच्चों के खिलौनों से लेके हमारे वैक्यूम क्लीनर से लेके जो रिलेटिवली सिंपल चीज़ें होती हैं उससे लेके तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें जिस तरह फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन पे राइट साइड पे ऊपर एक बिग लिफ्ट नज़र आ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मरीन क्रेन है प्रॉब्ली ये। इसी तरह आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं जिनको बिजनेसेस यूज़ करते हैं, जैसे आपकी फोटोकॉपियर मशीन होती है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको प्लांट्स एंड फैसिलिटीज़ की शक्ल में नज़र आती हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ होती हैं, जैसे और बिजनेसेस होते हैं जो आपको बहुत सारी गुड्स डिलीवर करने के लिए दिन रात चलते रहते हैं। जैसे हमारे खाम तेल को पेट्रोल वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। इसी तरह खाद बनाने के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, शुगर मिल्स होती हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इर्द गिर्द नज़र आता है, जैसे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स होती हैं, पानी के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाता है, गैस के लिए, बिजली के लिए। इसी तरह डैम्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बिल्डिंग्स के कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं। तो ये सारी इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, और इनका स्मूथ फंक्शन करना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि हमारी सोसाइटी एक रेगुलेटेड तरीके से चलती रहे और इनकी जो फेलियर्स होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अभी जो इंजीनियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे अराउंड, ये बाय डिज़ाइन अनरिलायबल होते हैं इन द सेंस कि इनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ उनकी कंडीशन ख़राब होती जाती है और वो इवेंचुअली एक उनकी एज आती है या एक यूजेज का लेवल आता है जिस पे वो फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब ये होता है कि वो काम नहीं कर सकते जिन काम के लिए उनको बनाया गया या डिज़ाइन किया गया था। अब फेलियर जो है वो अनसर्टन मैनर में होता है जब तक आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते। और ये किस वजह से होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका डिज़ाइन इंजीनियर प्रोजेक्ट का ठीक ना हो सकता है कि उसको ठीक बनाया या कंस्ट्रक्ट ना किया गया हो सकता है उसको मेंटेन ना किया गया हो सकता है कि उसको उस इन्वायरमेंट में रखा गया हो जिसके लिए वो डिज़ाइन हुई है, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर्स, डस्ट वगैरह। और आखिर में ये भी हो सकता है कि आपने उसको ऑपरेट ठीक ना किया हो। तो किसी भी वजह से हमारी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट फेल हो सकती है, और फेलियर यूजुअली स्टार्ट होता है उसके अंदर किसी एक कंपोनेंट के फेलियर से, और एक एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट के अंदर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों तक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की कि बहुत सिंपल से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स तक ये प्रोडक्ट्स, इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये जो फेलियर होता है इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। जो सिंपल सी हाउस होल्ड लेवल की प्रोडक्ट्स हैं उनका फेलियर में भी बहुत कॉन्सिक्वेंशियल ना हो, आपको थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हो जाए, जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो गया, जैसे आपका टीवी का रिमोट ख़राब हो गया, तो कोई बहुत बड़ी कंसिक्वेंस नहीं है। लेकिन बहुत सीरियस कंसिक्वेंस हो भी सकती है जब कोई एयरक्राफ्ट उड़ते हुए ख़राब हो जाए, जैसे कोई शिप डीप सी में कुछ ऐसी ख़राबी आ जाए कि उसके अंदर आग वगैरह लग जाए, या इससे भी कोई सीरियस चीज़ हो सकती है। इसी तरह ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इनके कुछ पैसों की टर्म्स में भी इम्प्लीकेशंस होती हैं। कुछ की बहुत कम होती हैं, जैसे हमने शुरू में हाउस होल्ड आइटम्स की बात की, आप चंद सौ रुपए देके उसको ठीक करा सकते हैं। लेकिन कुछ की बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा भी होता है कि प्लांट्स में ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं कि बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि एक बड़ा जो एयरक्राफ्ट होता है, जैसे बोइंग 747, अगर वो आउट ऑफ एक्शन हो तो जिसका जहाज़ होता है उसको तकरीबन 5 लाख
डॉलर्स पर डे का नुकसान हो रहा होता है। अब ये नुकसान जो है उन उसके ऑपरेशन में ना होने की वजह से भी हो रहा होता है, और जो उसको ठीक करने के लिए उसको खर्चा हो रहा होता है उसकी वजह से भी हो रहा होता है। इसी तरह जो हम माइनिंग में ड्रैग लाइन्स यूज़ करते हैं, वो अगर आउट ऑफ एक्शन हो तो आपको $1 मिलियन का रोज़ नुकसान हो रहा होता है। इससे भी बड़ी बात कि कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टोयोटा है, तो 1-1 घंटे में $1 से $2 मिलियन का नुकसान होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि कंसीक्वेंसेस होती हैं फेलियर्स की जो बहुत सीरियस हो सकती हैं। तो इन फेलियर्स की कंसीक्वेंसेस से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई ऐसी रिजीम डिज़ाइन की जाए, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ का सेट डिज़ाइन किया जाए, जिसको हम जब करें तो हमें ये अनएक्सपेक्टेड फेलियर फेस ना करना पड़े, और उसका कोई ऑल्टरनेट हो हमारे पास। तो इस चीज़ को जनरली स्पीकिंग मेंटेनेंस कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये है कि इट्स द combination of all technical, administrative, and managerial actions during the life cycle of an item intended to retain it in or restore it to a state in which it may perform the required function. तो बेसिकली आप देखें तो दो रास्ते अलग अलग इसमें इन्होंने बता दिए कि अगर आप उसको अच्छी शेप में रखना चाहते हैं तो उसको भी मेंटेनेंस कहते हैं, और ख़राब हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए और वापस ठीक करें तो उसको भी मेंटेनेंस कहते हैं। तो इट इज़ वेरी लॉजिकल कि कोई भी बंदा यही चाहेगा कि अगर उसके पास कोई इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्ट है, स्पेशली अगर वो उससे पैसे कमा रहा है या कोई कन्वीनियंस ले रहा है, तो वो उसको अच्छी शक्ल में रिटेन करे ताकि पैसे कमाता रहे, बजाय इसके कि वो ब्रेक डाउन हो या ख़राब हो और फिर उसको वो ठीक करानी पड़े। तो आप ये कह लें कि इन अ सेंस मेंटेनेंस में बी व्यूड एज एक्शंस टू कंपनसेट फॉर द अनरिलायबिलिटी, जो कि पिछली हमने बात की कि इनहेरेंटली इंजीनियर्ड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स अनरिलायबल होती हैं। तो उस अनरिलायबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। अब अगर आप किसी चीज़ के अंदर रिलायबिलिटी बिल्ट इन करेंगे, वो कॉस्टली होती है, और उसकी कुछ कंस्ट्रेंट होती हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं और टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप एक लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी के टायर अगर ख़राब हों, तो आपके पास अल्टरनेट टायर पड़ा हो, तो आप एक टायर तो रख सकते हैं। लेकिन सफ़र अगर लंबा है और आपको लगता है कि शायद दूसरा या तीसरा टायर भी ख़राब हो, तो दूसरा टायर रखना बहुत मुश्किल होगा और तीसरा लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा एक कार में। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और रिलायबिलिटी को बिल्ड करना कॉस्टली भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, तो अगर आपकी रिलायबिलिटी नहीं है जितनी आप चाहते हैं, तो वो और ज़्यादा मसला है, क्योंकि आप रास्ते में खड़े हो जाएँगे। अब जैसा कि लंबा रास्ता है, रास्ते में रिपेयर की जगह भी कहीं भी नहीं है, और दूसरा टायर ख़राब हो गया, तो मे बी आप बहुत अरसे के लिए खड़े रहें। उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डिलेमा की सिचुएशन होती है, जिसमें आपने फिर कोई बैलेंस स्ट्राइक करना होता है कि आप इनफ रिलायबिलिटी भी बिल्ट इन कर लें, और आपकी कॉस्ट्स भी जो है वो दे डोंट गो आउट ऑफ द रूफ। अब मेंटेनेंस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, यानी जैसे हमने शुरू में बात की कि चीज़ को मेंटेन करना है तो उसके अंदर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स होंगे, उसके पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, या उनकी इंस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी, या वहाँ सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। फिर उसके अंदर साइंस होगी। साइंस का मतलब कि मे बी हमें इसके बारे में एक लॉजिकल तरीके से डेटा इकट्ठा करके फैसला करना पड़े कि हम किस वक्त किसी चीज़ को रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे। और उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे, यानी मे बी आपको कोई उसके ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिल्कुल लेटेस्ट कोई चीज़ यूज़ करके मेंटेनेंस को आसान बनाने का रास्ता कोई मिले। इसी तरह उसके कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि आपकी ब्रेक डाउन अगर होती है तो आपको रेवेन्यू लॉस होता है, आपकी जो पोटेंशियल वैल्यू होती है आप अचीव नहीं कर पाते हैं। इसी तरह उसके लीगल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं।
कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और ब्रेकडाउन की वजह से आप उसको पूरा नहीं कर पाएँ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी तरह उसके मार्केटिंग एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ तो फिर कस्टमर जो है वो उसके ज़हन में जो आपका अच्छा इंप्रेशन था वो ख़त्म हो सकता है या कमज़ोर हो सकता है। एंड थिर्डली उसके मैनेजमेंट के एस्पेक्ट होते हैं मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से, जैसे आप मेंटेनेंस खुद करेंगे या किसी और को देंगे? आप वो इक्विपमेंट लेंगे जिसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स 2 साल बाद शुरू होती हैं या 5 साल बाद शुरू होती हैं एंड सो ऑन। तो मेंटेनेंस को देखने के बहुत सारे ज़ाविये होते हैं और सबके साथ हमें देखना होता है अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे ओवरऑल आइडिया ये है कि मेंटेनेंस डिसीजंस जो हैं वो एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो इन तीनों के तीनों एरियाज़ को और इनकी सारी डेप्थ्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए और आइडिया ये हो कि ओवरऑल हमारा बिज़नेस सक्सेसफुल हो। ये एक आपकी एक लॉजिकल रिलेशनशिप सा है आपकी ओवरऑल बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को देखने का। अगर आप राइट साइड पे ऊपर देखें तो लिखा हुआ है बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स। ये आपको बताते हैं कि आप कितनी प्रोडक्शन करेंगे और यही आपको बताते हैं कि मेंटेनेंस रिजीम क्या होगा, आप खुद करेंगे या किसी और से करवाएँगे। जो आपका प्रोडक्शन रेट है यानी आप कितनी प्रोडक्शन करेंगे, उससे फ़ैसला होगा कि आपकी मशीनरी कितनी जल्दी ख़राब होगी। 24 घंटे चलती रहेगी तो जल्दी ख़राब होगी, कम चलेगी तो कम ख़राब होगी और उससे फ़ैसला होगा कि आपकी मशीनरी की स्टेट क्या है इस वक़्त। तो जो स्टेट है, वो फिर प्रोडक्शन रेट को भी इफ़ेक्ट करेगी, यानी स्टेट ख़राब है तो प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा, स्टेट सही है तो प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा और जो आपकी स्टेट ऑफ़ द ऑब्जेक्ट है, वो फिर मेंटेनेंस के आपकी एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो ओवरऑल मेंटेनेंस जो है वो फिर आप ये समझें कि आपके बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक व्हीकल है, एक टूल है और इनको आप अलग-अलग नहीं देख सकते। इंजीनियर्स जो मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन दिस सेंस वो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सीरियसली। तो उनको अपने रोल का ये पार्ट भी हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। अभी जो हमारी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, शुरू में हमने कहा कि प्रोडक्ट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो उनको एक-एक करके देखते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स है, तो कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जो नॉर्मल हमारे टेलीफ़ोन हो गए, गाड़ियाँ हो गईं, घर में बहुत सारी चीज़ें हो गईं। फिर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इक्विपमेंट आ जाती है, मशीनरी आ जाती है। इसी तरह आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं किसी शॉप में जाते हैं, कहीं किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे लिफ्ट्स होती हैं, जैसे एचवीएसी सिस्टम्स होते हैं वगैरह-वगैरह। इसी तरह डिफेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे शिप्स हो गए, जैसे एयरप्लेन्स हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, टैंक्स हो गए वगैरह-वगैरह। जो प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट एक इन इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पावर प्लांट है, उसके अंदर बॉयलर टरबाइन भी हो सकती है, बिजली से बनाने के लिए पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे विंड टरबाइन्स भी हो सकती हैं। इसी तरह किसी और टेक्नोलॉजी से भी बिजली बनाई जा सकती है। फिर वो बिजली जो बन रही है, उसको कहीं न कहीं अ, उसके इलेक्ट्रिकल जो चेंजेज़ होती हैं, जैसे अपने वोल्टेजेस चेंज करनी होती हैं, उसकी इक्विपमेंट लगी होती है। फिर उसके बाद उसको ट्रांसमिट करना होता है, पहले ग्रिड स्टेशन पे ले जाके, फिर वहाँ से आपको अ, ग्रिड के ऊपर, नेशनल ग्रिड के ऊपर या लोकल ग्रिड के ऊपर देना होता है, तो उसके लिए इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स लगे होते हैं। इसी तरह फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिनको हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट और डिस्ट्रीब्यूटेड में डिवाइड हम कर सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है किसी एक जगह पे खड़ा हुआ, एक लिमिटेड सी जगह पे, जैसे बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग हो गई या डैम हो गया, बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन बहरहाल वो एक लिमिटेड सी जगह पे होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स होते हैं जो कि फैले होते हैं बहुत बड़े-बड़े एरियाज़ पे, जैसे रेल का नेटवर्क हो गया, जैसे रोड्स का, गैस, पानी वगैरह का नेटवर्क हो गया। तो द पॉइंट इज़ के इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दे आर वेरी पोटेंशियली वेरी कॉम्प्लेक्स एज़ वेल और उनके अंदर जो
कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलियंस में हो सकते हैं, और फेलियर जो है किसी एक छोटे कंपोनेंट का भी काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट को हॉल्ट कर सकता है, जिसकी कॉस्ट होती है पैसे, ह्यूमन लाइफ, आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स में, और उस उन कॉस्ट्स को अवॉइड करना फिर एक इंजीनियर की जिम्मेदारी बन जाती है। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एसेट्स एंड सिस्टम्स। एसेट नॉर्मली मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म यूज़ होती है, और बेसिकली ये हम कहते हैं किसी भी टेंजिबल या इनटेंजिबल इकोनॉमिक रिसोर्स को, जिससे कोई बिजनेस पैसे बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पावर प्लांट के अंदर एक जनरेटर आपका एसेट होता है। इसी तरह अगर आप कोई सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई आपका सॉफ्टवेयर पोर्टल आपका एसेट हो। ये भी हो सकता है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स आपका एसेट हो। इस ये भी हो सकता है कि आपका ब्रांड नेम आपका एसेट हो, यानी टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। अब ये जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट में एज एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो जो इनकी लाइफ गुजरती जाती है, ये डेप्रिशिएट होते जाते हैं, और प्रॉफिट्स के अगेंस्ट इनको राइट ऑफ किया जाता है, और एक टाइम आता है कि ये इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये एक तरह से ये डिप्रिसिएशन करस्पॉन्ड करती है मेंटेनेंस को भी, क्योंकि जो जो किसी चीज़ की लाइफ बढ़ती जाती है, यानी ज़्यादा होती जाती है इस्तेमाल उसका, तो उसको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जाती है। सिस्टम जो लफ्ज़ है, ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है, जिनमें से अगर एक चीज़ भी ख़राब हो जाए तो, और वहाँ रिडंडेंसी ना हो, तो मुमकिन है कि पूरे का पूरा सिस्टम रुक जाए। तो इस सेंस में फिर हमारी सारी प्रोडक्ट्स, हमारे प्लांट्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे सिस्टम की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की फैसिलिटी की बात की, तो वहाँ पे हो सकता है कि किसी एक ग्रिड स्टेशन की ख़राबी की वजह से आप आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, तो फिर ना प्रोडक्शन होगी, ना आगे आपके कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, हालांकि बीच में एक कंपोनेंट ख़राब हुआ था। परफॉर्मेंस ऑफ इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स। अब किसी भी इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पीछे बहुत सारों की बात की, उसकी परफॉर्मेंस की को बहुत तरीक़ों से देखा जा सकता है, और जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसकी परफॉर्मेंस को डिनोट करना उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो फिर इनकी परफॉर्मेंस को समझने के लिए वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, जिनको आप मेजर कर सकें। तो इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस के वेरिएबल्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, जिनको किसी स्पेसिफिक टर्म अगर हम देखें तो केपीआईज भी कभी कभी हम कहते हैं। तो वो नॉन रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस भी देखी जा सकती है उन मेजर्स या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू, और रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस मेजर्स भी देखे जा सकते हैं उन केपीआईज या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या मेजर्स के थ्रू। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस मेजर्स के, या नॉन रिलायबिलिटी इंडिकेटर्स के, जिसमें टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल या गाड़ी के आगे लिखा हुआ है कि इसका परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है फ्यूल एफिशिएंसी, यानी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी, या इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कॉस्ट पर किलोमीटर पर किलोग्राम, क्वालिटी ऑफ राइड, एमिशंस पार्ट्स पर मिलियन। अब आप इसमें देखें तो पहला, दूसरा और चौथा तो काफ़ी मेजरेबल हैं, और आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे जिनसे आप देख सकते हैं, जिसके नंबर ज़्यादा हैं इसका मतलब है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन क्वालिटी ऑफ राइड वो नंबर्स में मेजरेबल नहीं है, उसको किसी और तरीके से मेजर करना पड़ेगा। इसी तरह आगे और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जिनके परफॉर्मेंस मेजर्स बताए हुए हैं। ये हो गया नॉन रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस मेजर्स। अब रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस मेजर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलायबिलिटी को ही मेजर करते हैं। तो सबसे इजी या सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलायबिलिटी का मेजर जो होता है वो
ये होता है कि आपकी जिस मशीन की या इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट की या सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उसका अप टाइम या डाउन टाइम कितना था। अगर वो 100 घंटे चला, 100 पिछले 100 घंटे में वो कितने टाइम आपको फुली अवेलेबल रहा और आपको अ, वो प्रोडक्शन करके देता रहा। अ, फिर एक और जो मेजर है वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, एसएलए जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं। इसमें जनरली ऐसा ये बेसिकली जब आप मेंटेनेंस को आउटसोर्स करते हैं, तो आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट करते हैं किसी फर्म के साथ कि मुझे 99.5% अप टाइम चाहिए। ये आपका और मेरा एग्रीमेंट है और आपने अकॉर्डिंगली मेरी मेंटेनेंस करनी है। फिर कुछ वेल नोन टर्म्स हैं, इंजीनियर्स को पता होंगी। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी एक बार फेल हुआ कोई कंपोनेंट और अगली बार फेल हुआ, तो उन दोनों फेलियर्स में कितना, दरमियान में कितना टाइम था। जितना ज़्यादा टाइम होगा दरमियान में, इसका मतलब है वो उतना रिलायबल है। जितना कम टाइम होगा, इसका मतलब है वो उतना कम रिलायबल है। मीन टाइम टू फेलियर, यानी आपने एक कंपनी से 100 वैक्यूम क्लीनर खरीदे, कमर्शियल वैक्यूम क्लीनर्स, या 50 फोटोकॉपियर मशीन खरीदी, तो ये 100 के 100 जो फेल हुए, फर्ज करें कोई 5 साल बाद हुआ, कोई 5 साल 2 महीने बाद हुआ, कोई 10 साल बाद हुआ, कोई 12 साल बाद हुआ, तो उन सब टाइम्स को ऐड करके जितनी आपने मशीन्स खरीदी थी उस पर डिवाइड करें, तो आपका मेन टाइम टू फेलियर आ जाएगा। और वो जितना ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, मेन टाइम टू फेलियर, वो उतनी ज़्यादा रिलायबल है फिर आपकी वो मशीन या वो इक्विपमेंट या वो कंपोनेंट। इसी तरह बहुत सारी और टर्म्स हैं, जैसे यहाँ लिखा है मेन टाइम टू रिपेयर। आपकी एक चीज़ ख़राब हुई, आपके घर पे टीवी ख़राब हो गया फ़र्ज़ करें, तो कितनी देर लगती है उसको ठीक होने में। ये ठीक करने वाला अगर आपको ये एग्रीमेंट करता है कि मैं तीन तीन दिन में ठीक कर दूंगा, एक और कहता है कि मैं 6 घंटे में ठीक कर दूंगा, तो ज़ाहिर है फिर उन दोनों की रिलायबिलिटी में फ़र्क है, क्योंकि वो कमर्शियल अगर चीज़ हो तो वो फिर जल्दी आपको वापस करेगा, तो आप जल्दी उससे मज़ीद वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, मज़ीद पैसे कमा सकेंगे। ये जो ऊपर वाली हमने एम टी बी एफ, एम टी टी एफ और एम टी टी आर देखी, ये नॉर्मली प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं। अब इसी तरह की चीज़ें सर्विसेज के लिए भी होती हैं, जैसे एम टी बी एस आई लिखा है मीन टाइम बिटवीन सर्विस इंसिडेंट्स, तो फेलियर को यहाँ पे सर्विस इंसिडेंट कह दिया। फिर इसके बाद है एम आर टी एस, मीन टाइम टू रिस्टोर सर्विस, जिसको हम ऊपर एम टी टी आर कह रहे थे। इसी तरह और लोगों ने बहुत सारी टर्म्स निकाली हुई अपने अपने बिजनेस से स्पेसिफिक, जैसे मीन टाइम टू डिटेक्ट, मीन टाइम टू आइडेंटिफाई, मीन टाइम टू नो। इस तरह और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको मिलेंगे। अब ये जो परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है इंजीनियरिंग सिस्टम्स के अंदर या इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ये क्या कॉन्सेप्ट है। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी एक डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस लेवल होता है, और ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसकी बेसिस पे आप हर इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर बनाते हैं। या हमारा जो डिज़ाइन का प्रोसेस होता है वो फिर अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स और मटेरियल सेलेक्ट करता है, ताकि डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को अचीव किया जाए फॉर अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ और रेंजेस। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड्स, तो फॉर एग्जांपल आपने टोयोटा गाड़ी खरीदी, तो उसके जो ब्रेक पैड्स होंगे वो आपकी मेंटेनेंस मैनुअल में लिखा होगा कि 40,000 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और 1.5 टन की है, यानी वज़न उसका, और इसका जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट और 40 से 50% ह्यूमिडिटी, और एक नॉर्मल बंदे की जैसे ड्राइविंग होती है, ब्रेकिंग होती है, वो जब कर रहा हो तो 40,000 किलोमीटर आपके ब्रेक पैड चलेंगे। जब इसमें साथ कुछ assumptions हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं, वो जब चेंज होंगी तो ऑब्वियसली ये 40K किलोमीटर भी चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। अब ये जो डिग्रेडेशन होती है, ये बेसिकली दो चीज़ों की वजह से होती है। एक मटेरियल की वजह से,
यानी जिस चीज़ से बना हुआ है वो उसका फेलियर, और दूसरा किसी कंपोनेंट के फेलियर की वजह से। अब कंपोनेंट का भी ऑब्वियसली मटेरियल ही होता है। और ये जो फेलियर्स होते हैं, ये फंक्शन किस चीज़ के होते हैं? एज के, यानी कितना टाइम गुज़र गया, यूसेज के, यानी कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया, और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के, डस्ट थी, टेम्परेचर था, प्रेशर था, ह्यूमिडिटी थी, वगैरह वगैरह। तो उसके साथ फिर ये जो दोनों चीज़ें, मटेरियल या कंपोनेंट ने डिग्रेड होना होता है, इवेंचुअली फेल होना होता है, ये इन कुछ चीज़ों की, इन वजहों की वजह से फेल होता है। तो मेंटेनेंस फिर बेसिकली क्या हुई कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम एक्शंस करते हैं जो या तो कंट्रोल या प्रिवेंट करते हैं डिटेरियोरेशन प्रोसेस को, जिसकी वजह से फेलियर होना होता है, जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, या वो रिस्टोर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को उसकी ऑपरेशनल स्टेट में, जिसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। अब मेंटेनेंस की कॉस्ट्स होती हैं, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं। जो डायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं वो बेसिकली जो एक्चुअली आप मेंटेनेंस के एक्शंस कर रहे होते हैं उन कॉस्ट्स को कहते हैं। जैसे वो लेबर जो काम कर रही है उनके पैसे, जो मटेरियल आप लगाएंगे या स्पेयर पार्ट्स लगाएंगे उनके पैसे, कॉन्ट्रैक्टर की फीस हैं, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, या कोई टैक्सेस देने आप, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं जो डायरेक्टली मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ पे लगती हैं। और कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं। ये वो कॉस्ट्स होती हैं जो कि फेलियर या अनप्लान्ड मेंटेनेंस एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आती हैं। जैसे आपकी प्रोडक्शन रुकी, तो अब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो वो जो लॉस हो रहा है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फिर आपने रिपेयर्स करनी है, ज़ाहिर है कोई चीज़ टूटी, उसकी जो कॉस्ट्स हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं। फिर एक्सीडेंट की अपनी एक कॉस्ट होती है, उसमें ह्यूमन इंजरीज हो सकती हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है, वो वाली कॉस्ट्स। फिर डैमेजेस, जैसे आप किसी शिपमेंट टाइम पे नहीं हो सकी तो उसकी जो कॉस्ट्स पड़ी, वो वाली चीज़ें। फिर इसी तरह इंश्योरेंस वगैरह। तो आपको दो किस्म की कॉस्ट्स मेंटेनेंस से एसोसिएटेड याद रखनी है। तो फिर आइडिया ये हुआ कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो टाइम के साथ बढ़ती है। क्यों? एक एक वजह ये टाइम के साथ मतलब कि आपकी इक्विपमेंट की लाइफ के साथ। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट की लाइफ ज़्यादा हो गई, कंपोनेंट्स काफ़ी चल गए। और दूसरा, जितना आप फ्यूचर में मेंटेनेंस करेंगे उतनी लेबर कॉस्ट्स बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन हर सिस्टम के अंदर डिज़ाइंड होती है। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट्स हैं, जिसमें फंडामेंटल आइडिया ये है कि उसमें टाइम को भी जहन में रखना है। अगर आप डिले करेंगे तो इसका मतलब आप अपनी कॉस्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो लेट्स टेक क्विक ब्रेक। यहाँ पे वीडियो को ब्रेक करते हैं और मैं रीस्टार्ट करता हूँ इससे नेक्स्ट वीडियो को।